नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन साहू। आज हम ऑनलाइन क्लास में मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांतों में हमने थॉर्नडाइक को पढ़ लिया। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा पावलोव, इवान पी पावलोव के सिद्धांत। इवान पी पावलोव। इनके सिद्धांत या इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको हम पावलोव के सिद्धांत भी कहते हैं। इनका एक प्रमुख सिद्धांत जो ज्यादा नाम अपने प्रसिद्ध है वो है शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव को क्या है, अनुबंधन के सिद्धांत के कारण जाना जाता है। इनका सिद्धांत कौन सा था? अनुबंधन का सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत या इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। इनका जो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है, इनके प्रत्येक जो सिद्धांत है उनके अंदर अनुबंधन नाम मुख्य आएगा। क्या आएगा? अनुबंधन नाम मुख्य आएगा। अनुबंधन किसे कहते हैं? हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि कोई प्राणी जब कोई अभिक्रिया करता है, क्या करता है? अभिक्रिया, और उसको प्राप्त होता है उद्दीपक, तो इनके मध्य जो बंध बनता है या बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? बंधन। और मनोविज्ञान के अंदर इस बंधन को अनुबंधन कहते हैं। पावलोव का कहना क्या है कि अनुबंधन है वो ही अधिगम है। प्राणी अभिक्रिया करके जो उद्दीपक प्राप्त करता है और इनके मध्य जो अनुबंधन बनता है उसे ही अधिगम कहते हैं। इनका कहने का मतलब है अधिगम बराबर अनुबंधन या अनुबंधन अधिगम है। सीखने की वह प्रक्रिया जिसके अंदर अभिक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो बंधन बनता है, उस बंधन से प्राणी सीखता है, तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। इसी कारण इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए पावलोव, इवान पी पावलोव। इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे, यानी रूस से थे। ये एक शरीर शास्त्रीय मनोविज्ञान पर कार्य करते थे, इसलिए हम शरीर शास्त्रीय मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे? शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक। वैज्ञानिक ये अनुबंधन के जनक कहलाते हैं। शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक है और ये रूस से थे, इसलिए इनको रूसी भी कहते हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने सबसे ज्यादा अपने जो सिद्धांत उसमें अनुबंधन पर ध्यान दिया कि यदि अनुबंधन जितना मजबूत होगा तो ही अधिगम होगा। सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है? कोई प्राणी जब अभिक्रिया करता है और उसे उद्दीपक प्राप्त होता है, इससे जो बंधन बनता है उसी बंधन से प्राणी सीखता है और इसे ही अधिगम कहते हैं। इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर? कुत्ते पर। क्या प्रयोग किया कि कुत्ते को जब भोजन मिलता है तो उसकी लार में वृद्धि होती है। अक्सर कुत्ते के मुंह में लार आती रहती है, लेकिन जब उसे भोजन या खाने की कोई वस्तु मिलती है तो लार की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इनका मेन प्रयोग क्या था कि कुत्ते की लार की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 1904 में इनका एक जो प्रयोग था, एक पाचन शक्ति पर प्रयोग किया इन्होंने। पाचन क्रिया 1904 में, ये एक इसका मुख्य पॉइंट है। क्या है? 1904। कब किया? 1904 में। क्या किया? पाचन क्रिया पर
प्रयोग किया, या पाचन क्रिया पर इन्होंने अपने प्रयोग सिद्ध किए, पाचन क्रिया के ऊपर अपना प्रयोग किया। और क्या सिद्ध किया कि कुत्ते, किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। कब किया? 1904 में। 1904 में इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। तो इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन बनता है, पावलोव ने पाचन क्रिया पर शोध कब किया? 1904 में। इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया? 1904 में। किस लिए दिया गया? पाचन क्रिया पर शोध के लिए। अब पाचन क्रिया पर शोध के लिए क्या प्रयोग किए वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा जो पावलोव ने सिद्धांत दिए उसके उपनाम पढ़ लेते हैं, फिर इनका जो कुत्ते पर प्रयोग है वो पढ़ेंगे। अब इसमें मुख्य याद रखने वाली बातें क्या है? पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। कैसे थे? शरीर शास्त्रीय वैज्ञानिक। इन्होंने 1904 में पाचन क्रिया शोध पर कार्य किया, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका क्या मानना था कि प्रकृति के अंदर, इनका प्रयोग क्या था? कुत्ते प्रयोग। प्रकृति के अंदर जो उद्दीपक पाए जाते हैं इनको बोलते हैं प्राकृतिक उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति जो प्राणी क्रिया करता है या अधिगम करता है और उसको उद्दीपक को प्राप्त करता है, इसी को हम अधिगम कहते हैं। अब इनके सिद्धांत के उपनाम यदि हमें याद रखना पड़े, इनके सिद्धांत जी उनका उपनाम हम याद करेंगे। पहला था अनुकूलित, अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत। इनको हम एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा भी याद करेंगे। तो पहला अपना कौन सा हुआ? अभिक्रिया अनुकूलित सिद्धांत। दूसरा अपने नाम जो ऊपर लिखा था शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और तीसरा क्या था? संबंध, संबंध अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके बाद संबंध अनुबंधन का सिद्धांत। पहला अपना कौन सा था? अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत, इसको मुख्य मानते हैं। इसके बाद शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, इसके बाद संबंध अनुबंध का सिद्धांत, और इसके बाद जो नाम है परंपरागत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको हम परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिए थे? पावलोव ने। अब इसका आगे है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। और एक और रह गया, कौन सा था? अभिक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। अभिक्रिया या अनुबंधन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको, अनुबंधन अभिक्रिया का सिद्धांत। ये थे पावलोव के सिद्धांत के उपनाम, या इनको सिद्धांत भी बोल सकते हैं, उपनाम बोलो या सिद्धांत भी यही। इनके दूसरे नाम है। कौन से थे? अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा संबंध अनुबंधन का सिद्धांत, फिर परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन अभिक्रिया का सिद्धांत। अब इनको एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे? जैसे अपने नाम वही अनु लेते हैं। अनु ने क्या किया कि अपने संबंधों को सुधारने के लिए, किसके साथ? सास के साथ। अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक शास्त्री के पास गई और बोली जो परंपरागत तरीके हैं या अनुबंधन है, जो क्या है? परंपरागत तरीके हैं, उनके प्रति अनुबंधन कैसे बनाया जाए। जो परंपरागत तरीके होते हैं घर के अंदर, उनके साथ अनुबंधन कैसे बनाया जाता है। क्या होगा? अनु गई शास्त्री के पास, किसके लिए गई? अपने सास से अच्छे संबंध बनाने के लिए, कि परंपरागत के या परंपरा के प्रति हम अपने अनुबंधन को कैसे बना सकते हैं। तो ये थे पावलोव के
सिद्धांत के उपनाम या इनको सिद्धांत भी बोलते हैं। ये सब सिद्धांत है, हम इनको उपनाम भी बोल सकते हैं। जैसे मेन इनका नाम जो प्रचलित में आया वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, ये थे उसके उपनाम। और इनका प्रयोग था वो एक कुत्ते पर प्रयोग था। किसके ऊपर प्रयोग? कुत्ता। इनका क्या माना था कि कोई कुत्ता जब भूखा होता है, क्या होता है? भूखा, और जब उसको भोजन दिया जाता है तो क्या होगा? उसके लार में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लार में वृद्धि। कुत्ता है वो एक प्राणी है, और भोजन क्या है? भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है। प्राकृतिक उद्दीपक, इसे हम क्या कहेंगे? अनुबंधित, मतलब ये किसी से बंधा हुआ नहीं है या कोई कंडीशन में इसको लागू नहीं किया गया है। ये हर प्राणी में एक जन्मजात, क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति। प्राकृतिक उद्दीपक क्या होते हैं? तो जन्मजात हमें किसी के प्रति होते हैं, उन्हें प्राकृतिक उद्दीपक कहते हैं। इन्हें अनुबंधित, ये किसी से बंधे हुए नहीं होते हैं, इसलिए अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। और इसको स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं। कौन सा? स्वाभाविक, भाविक उद्दीपक। अब अपना आगे अपने प्रयोग को समझेंगे भी। ये सब इस सिस्टम पर चलता है कि जब कोई प्राणी प्राकृतिक में या प्राकृतिक में प्राप्त उद्दीपक के प्रति क्रिया करता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी या कौन सी अनुक्रिया होगी। सबसे पहले हम इनके प्रयोग को समझते हैं। इन्होंने क्या प्रयोग किए? इन्होंने प्रयोग किया कि एक भूखा कुत्ता, एक कुत्ता है वो बंधा हुआ है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। कुत्ते को बांध के रखा गया है। किसके लिए? प्रयोग करने के लिए। क्या प्रयोग किया कि कुत्ते को एक लकड़ी के सहारे से बांध दिया और फिर इसके सामने उद्दीपक रखा गया। प्राकृतिक उद्दीपक कौन सा होता है? भोजन। इसके सामने भोजन रखा गया तो भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। कुत्ते को वैसे ही लार बनी रहती है, लेकिन जब उसको भोजन दिया गया, मतलब प्राकृतिक उद्दीपक मिला, तो उन्हें क्या हुआ? लार के अंदर वृद्धि हो गई। कुत्ता साधारण अपने मुंह में 2 ml के लगभग लार होती थी कुत्ते को। जब उसके सामने भोजन को रखा गया तो लार में वृद्धि क्या हुई? 5 ml। लार की संख्या 5 ml नोट की गई। अब प्रयोग क्या था? ये कुत्ते के सामने, कुत्ता कैसा था? भूखा। कुत्ते के सामने जब भोजन रखा गया तो भोजन को देखकर कुत्ते की लार ग्रंथि सक्रिय हो गई और लार की संख्या 2 ml से बढ़कर 5 ml हो गई। यही इनका प्रयोग था। इसके ऊपर उन्होंने अपने प्रयोग किए। अब ये इनका जो प्रयोग है वो 3 चरणों में चलता है। 3 चरण हम पढ़ेंगे कि कैसा था। भोजन क्या है? प्राकृतिक है। भूख लगना एक प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक उद्दीपक या अनुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक। कुत्ते को जन्मजात गुण है, भूख लगना एक प्राणी का जन्मजात गुण है। जन्मजात गुण को उन्होंने क्या किया? इनके सामने रखा, भूख लगी, भोजन दिखा तो लार की संख्या बढ़ गई। अब इनका प्रयोग को 3 चरणों में हम कैसे समझेंगे? पहला चरण कौन सा था? कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। भोजन क्या है? उद्दीपक। तो क्या हुआ? मुंह से लार निकलनी शुरू हो गई, या भोजन को देखते ही लार की संख्या में वृद्धि हो गई। अब ये भोजन कैसा है? उद्दीपक कैसे, किस तरह का उद्दीपक है? प्राकृतिक उद्दीपक। भोजन है वो प्राकृतिक उद्दीपक है।
इसको हम अनुबंधित उद्दीपक भी कह सकते हैं। अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक या अनकंडीशनल यूसी उद्दीपक को हम किससे लिखते हैं? एस से। और जो अभिक्रिया हुई उसको किस लिखेंगे? आर। ये क्या हुई? अभिक्रिया। तो भोजन कैसा है? अनकंडीशनल यूसी। तो लार भी क्या हुई? यूसी। इसको आप याद रखना, यूसी यूसी। पहला इनका यही क्रम था। दूसरा क्रम कौन सा था? इसके क्या क्या कि प्राकृतिक उद्दीपक के साथ एक कृत्रिम उद्दीपक भी जोड़ दिया। क्या क्या? घंटी। भोजन को घंटी बजाकर देना शुरू कर दिया। घंटी बजाई प्लस भोजन दिया तो क्या हुआ? लार में वृद्धि। ये एक नई चीज आ गई इसमें। क्या आ गया? घंटी। ये क्या है? कृत्रिम उद्दीपक या कंडीशन लागू कर दी तो यूएस लिखेंगे इसको। तो ये क्या है? यूसी कृत्रिम उद्दीपक। इसको अनुबंधित भी बोल सकते हैं। अनुबंधित उद्दीपक और अस्वाभाविक, मतलब ये कुत्ते के स्वभाव में नहीं था। इसको कुत्ते से कोई लेना देना नहीं था। पहले जब कोई घंटी बजती तो कुत्ते के मन में या उसके मुंह में कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन क्या किया? घंटी बजाकर भोजन देना शुरू कर दिया तो वही क्रिया हुई लार में वृद्धि। लार में वृद्धि क्यों हुई? भोजन के कारण। इसलिए हम क्या बोलेंगे? यूसी। कौन सी विक्रिया? अनकंडीशनल। भोजन कैसा था? अनकंडीशनल। इसके बाद इसका तीसरा क्रम आता है। तीसरे क्रम में क्या किया? तीसरे में सिर्फ घंटी बजाई। क्या किया? सिर्फ घंटी बजाई और भोजन देना शुरू कर दिया। भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई और लार आ गई। पहले में क्या था? सिर्फ भोजन दिया तो लार आई। दूसरे में घंटी बजाकर भोजन दिया फिर लार आई। ये कौन सी थी? अनकंडीशनल यूसी। तो लार भी अभिक्रिया कौन सी हुई? यूसी। इसमें भोजन के साथ घंटी बजाई, साथ में भोजन है अनकंडीशनल स्टिमुल्स। तो क्या हुआ? रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनल हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सिर्फ घंटी बजाई। तीसरे प्रयोग में सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में लार में वृद्धि हो गई। घंटी क्या है? कंडीशनल। तो इसमें यू आएगा और लार क्या हुई? जब कंडीशनल के प्रति लार आई या विक्रिया हुई तो आर भी कौन सा होगा? कंडीशनल भी होगा। सी कंडीशनल। तो इसमें हम प्रयोग में सारा क्या पढ़ा कि कुत्ते को जब भोजन दिया गया तो उसके मन में एक लार आती है। भोजन क्या था? प्राकृतिक उद्दीपक। तो लार भी क्या हुई? प्राकृतिक उद्दीपक ही अभिक्रिया ही मानेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ? घंटी बजाकर फिर भोजन दिया गया तो फिर वापस कुत्ते के लार में वृद्धि हुई। तो उसके साथ भोजन था, घंटी के साथ भोजन क्या था? प्राकृतिक उद्दीपक था। तो लार भी या विक्रिया भी कौन सी हुई? प्राकृतिक हुई। लेकिन जब सिर्फ घंटी बजाकर भोजन दिया गया या भोजन नहीं दिया गया, सिर्फ घंटी बजाने से ही लार आ गई तो वो क्या थी? कंडीशनल। मतलब घंटी क्या था? अपना कृत्रिम उद्दीपक था। कृत्रिम उद्दीपक के प्रति जब कुत्ते की लार में वृद्धि हुई तो इस अभिक्रिया को भी अब क्या बोलेंगे हम? कृत्रिम। उसको भोजन नहीं मिला लेकिन मुंह में लार में वृद्धि हो गई। ये क्या हुआ? एक अनुबंधन हो गया। कैसा अनुबंधन? देखो, उद्दीपक कैसा था? अनकंडीशनल। ये था इसका पहला क्रम। तो जब लार आई अभिक्रिया हुई तो कौन सी थी? अनकंडीशनल। जब दूसरे चरण में क्या हुआ? घंटी। घंटी क्या है? कंडीशनल उद्दीपक प्लस भोजन दिया। भोजन कैसा था? अनकंडीशनल। तो लार क्या बजेगी? अनकंडीशनल अभिक्रिया। तीसरे में भोजन को हटा दिया, सिर्फ घंटी बजाई गई, कृत्रिम उद्दीपक। तो क्या हुआ? जो लार आई, जो अभिक्रिया हुई वो भी कृत्रिम अभिक्रिया हुई। तो इसके मध्य क्या हुआ? अनुबंधन होगा। भोजन को छोड़कर सीधा घंटी के साथ ही कुत्ते की लार का अनुबंधन हो गया। लार में वृद्धि होने लगी।
ये इसके 3 चरण थे। अब ये 3 चरण क्यों हुए, इनकी क्या शर्तें हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। जब भोजन को हटा के लार के साथ जो अनुबंधन हुआ, ये एक महत्वपूर्ण इनका प्रयोग रहा है। अब पढ़ेंगे अनुबंधन की शर्तें। प्रयोग समझ आ गया कि कुत्ते को भोजन दी तो लार में वृद्धि हुई, धीरे धीरे घंटी बजाकर भोजन देना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, लार में वृद्धि हुई। फिर क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजाकर भोजन देना शुरू कर दिया तो भी लार में वृद्धि हो गई। क्या हुआ, घंटी के साथ कुत्ते के अनुबंधन हो गया, जैसे ही घंटी बजी तो लार में वृद्धि होनी शुरू हो गई। तो इसमें शर्तें क्या है, जो हम कुत्ते को भोजन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भोजन, तो वो क्या है, एक निश्चित होना चाहिए, इसका क्रम निश्चित होना चाहिए। निश्चित क्रम, निश्चित क्रम में क्या होगा कि हमेशा ही जो प्राकृतिक उद्दीपक है वो बाद में होगा, कृत्रिम उद्दीपक है वो पहले होगा। पहले क्या होगा, कंडीशनल उद्दीपक और बाद में अनकंडीशनल, जो उसका प्राकृतिक होता है। ये क्रम हमेशा यही होना चाहिए, फिर इसकी लार में वृद्धि होगी। यदि हम क्या करेंगे, भोजन पहले दे देंगे फिर घंटी बजाएंगे तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, भोजन को देखते ही कुत्ते के लार में वृद्धि हो गई। लेकिन पहले हमारा कृत्रिम उद्दीपक होना चाहिए, उसके बाद प्राकृतिक उद्दीपक होना चाहिए, मतलब एक निश्चित क्रम होना चाहिए। दूसरी क्या है, उत्तेजना। कुत्ते को भोजन की उत्तेजना होनी चाहिए। यदि कुत्ते को भूख ही नहीं है, प्राकृतिक उद्दीपक ही नहीं है, तो ये अनुबंधन कमजोर होगा। लेकिन जब कुत्ते को भूख लगी होगी तो क्या होगा, अनुबंधन मजबूत होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है और जो अपना भोजन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं वो उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब उत्तेजना होनी चाहिए। जब उत्तेजना होगी तो ही भोजन कुत्ता ग्रहण करेगा और कुत्ते के मन में भोजन की इच्छा होगी। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, अनुबंधन। अनुबंधन और क्या क्या इनकी सीमाएं होती है। पहला अपना है निश्चित क्रम, दूसरा उत्तेजना, तीसरा इसका प्रभाव क्या होता है, अनुबंधन की कंडीशन। अनुबंधन के ऊपर बाह्य अवरोध नहीं होने चाहिए। बाह्य अवरोध जैसे कुत्ते को हम घंटी बजाकर भोजन दे रहे हैं, लेकिन घंटी बजाने के साथ कोई ध्वनि से मिलती अन्य ध्वनि भी आ रही है, जैसे जाती हुई ट्रेन की सीटी हो गई या कोई और कोई बच्चा आवाज कर रहा है, तो उसे मिलता हुआ उद्दीपक क्या हुआ, उद्दीपक से अपना कृत्रिम उद्दीपक से मिलता हुआ दूसरा उद्दीपक नहीं होना चाहिए, मतलब बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। एवं पढ़ेंगे अनुबंधन के समायोजन या अनुबंधन किस तरह के होते हैं। बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए। अब क्या होगा कि इसके अंदर अनुबंध तो हो गया, अनुबंध तो हो गया, इसका विलोपन भी हो सकता है। विलोपन कैसे होगा, यदि अकेला इसको लंबे समय तक क्या दिया जा रहा है, कृत्रिम उद्दीपक CS, तो लार में वृद्धि हो रही है। घंटी बजाई, घंटी क्या है, CS कंडीशनल स्टिमुल्स, तो क्या हुआ, लार में वृद्धि होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर घंटी बजाई, लार में वृद्धि होती गई, फिर घंटी और फिर लार में वृद्धि। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब हम घंटी तो बजाएंगे लेकिन लार में वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, विलोपन, अनुबंधन का विलोपन हो गया। जब इसको क्या हुआ, धीरे धीरे भोजन नहीं दिया, अकेली घंटी बजा दी तो लार में वृद्धि हुई, कई समय तक यह कार्य चलेगा, तो लास्ट में क्या होगा, कुत्ते के मुंह में लार में वृद्धि होनी कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं अनुबंधन का विलोपन। और विलोपन तो हो गया, और इसके साथ इसमें पुनर्लाभ भी हो सकता है। पुनर्लाभ कैसे होगा कि कई बार क्या होगा,
हमने विलोपन पढ़ा ऊपर, विलोपन में क्या हुआ, घंटी बजाई और लार में वृद्धि हो गई, दोबारा घंटी बजाई लार में वृद्धि हो गई, लेकिन एक कंडीशन ऐसी हुई कि हमने घंटी तो बजाई लेकिन लार में वृद्धि नहीं हुई, तो इसका क्या होगा, पुनर्लाभ। पुनर्लाभ कैसे, कुछ समय के बाद यदि अचानक घंटी की आवाज कुत्ते को सुनाई दी या कुत्ते ने वो कृत्रिम उद्दीपक प्राप्त किया तो लार में वृद्धि हो जाएगी, मतलब विलोपन हुआ गुण वापस भी आ सकता है, इसको बोलते हैं पुनर्लाभ। विलोपन हुआ, इसको जो अनुबंध हुआ वो अनुबंध खत्म हो गया, घंटी बजाई लेकिन कुत्ते के मुंह में लार में वृद्धि नहीं हुई, इसको बोलते हैं विलोपन। लेकिन जब पुनर्लाभ में क्या हुआ, कई समय बाद यदि अचानक घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते के मुंह में वापस लार में वृद्धि हो जाती है, इसे बोलते हैं पुनर्लाभ। अब क्या होगा, उद्दीपक विभेदन। जो उद्दीपक अपना है इसमें विभेदन, ये क्या है, 6 नंबर, उद्दीपक विभेदन। उद्दीपक विभेदन में क्या होता है कि दो एक समान जो उद्दीपक होते हैं उनमें विभेद करना। जैसे कुत्ते को हमने भोजन देने से पहले घंटी बजाई, लेकिन ऐसी ही घंटी यदि एक ट्रेन की आवाज सुनाई दे तो उसके मुंह में लार में वृद्धि ना होना, मतलब ये अंतर। पहले क्या था, हमने ऊपर पढ़ा बाह्य अवरोध। बाह्य अवरोध क्या था, मिलते जुलते उद्दीपक से अनुक्रिया या रिस्पॉन्स का प्राप्त होना, लेकिन ये बाह्य अवरोध नहीं है। बाह्य अवरोध के अंदर विभेद आना इसको शुरू हो गया, भी ये घंटी जो ट्रेन की आवाज आ रही है मुंह में वृद्धि नहीं हुई, मतलब जो दो उद्दीपक है, दो उद्दीपक के मध्य विभेद करना भी सही अपना उद्दीपक कौन सा है, उद्दीपक के मध्य भेद को जान जाना या भेद को जानना, इसे बोलते हैं उद्दीपक विभेदन। उद्दीपक समानीकरण, जब उद्दीपक समानीकरण क्या है कि इससे मिलता जुलता शब्द है उद्दीपक समानीकरण। समान उद्दीपक, जैसे बाह्य उद्दीपक बोले थे ना, समान मतलब जब इसको घंटी बजाई तो मुंह में लार में वृद्धि हुई, लेकिन जब सब उसके समान कोई घंटी के समान यदि जैसे किसी बच्चे ने साइकिल की घंटी बजा दी या ट्रेन की आवाज आई, मतलब मिलते जुलते अभी उद्दीपक, जैसे कोई कुत्ता, यही कुत्ता मान लो जिसमें प्रयोग किया हुआ, ये घूमते घूमते रेलवे स्टेशन चला गया, लेकिन जैसे ही रेल ने अपनी सीटी बजाई तो इसके मुंह में लार में वृद्धि हो गई, मतलब क्या हुआ, समान उद्दीपक मिलते ही वही अनुक्रिया दर्शाना, ये हो गया उद्दीपक समानीकरण। इस समान उद्दीपक से क्या असर होता है, हमने क्या पढ़ा, शर्तें पढ़ रहे हैं हम। पहली क्या है, निश्चित क्रम, हमारा क्रम है वो निश्चित होना चाहिए। कैसा क्रम, पहले कृत्रिम उद्दीपक फिर प्राकृतिक उद्दीपक होना चाहिए। दूसरा उत्तेजना, कुत्ते को जो हम भोजन दे रहे हैं, उद्दीपक दे रहे हैं, उसके प्रति उत्तेजना होनी चाहिए। यदि कुत्ते में भोजन की इच्छा ही नहीं होगी तो लार में वृद्धि नहीं होगी। तीसरा हुआ हमारा अनुबंधन के ऊपर बाह्य अवरोध, मतलब जैसे कि घंटी बजने से पहले यदि कोई ट्रेन की आवाज आ गई या किसी बच्चे ने साइकिल की घंटी बजा दी तो ये अपना अवरोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा विलोपन, जो अनुबंधन हुआ उसका धीरे धीरे विलोपन भी हो जाता है। कैसे होगा, घंटी बजी लार में वृद्धि हुई, दोबारा घंटी बजी लार में वृद्धि हुई, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि घंटी बजाने पर ही उसके मुंह में लार में वृद्धि नहीं होगी, हम इसे क्या बोलेंगे, अनुबंधन का विलोपन। फिर हुआ पुनर्लाभ, काफी समय बाद क्या होता है कि यदि अचानक कहीं घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह से लार दोबारा शुरू हो जाती है, इसे बोलते हैं पुनर्लाभ। अपना जो अनुबंधन था वो दोबारा सक्रिय हो गया या अनुबंधन का हमें लाभ मिला है। इसके बाद आता है उद्दीपक विभेदन, मतलब समान उद्दीपक में विभेद करना। जब प्राणी एक समान उद्दीपक में भेद करना जान लेता है तो इसे बोलते हैं उद्दीपक विभेदन। और फिर हमारा आ गया उद्दीपक समानीकरण, इसमें समान उद्दीपक मिलने पर भी मुंह में लार में वृद्धि हो जाना। जैसे कुत्ता जिस पे प्रयोग हुआ वही कुत्ता, क्यों, उसके अंदर घंटी के प्रति कृत्रिम उद्दीपक ने अपनी जगह बना ली, और जैसे ही ट्रेन ने अपनी सीटी बजाई या आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार में वृद्धि हो गई। ये आता है, इसके बाद ये क्या थी हमारी उद्दीपक की अनुबंधन में शर्तें, क्या होता है। अब आगे क्रमिक क्रम, इसका क्रम कैसे होना चाहिए, जिसको बोलते हैं क्रमिक क्रम। क्रमिक क्रम क्या है कि जो ये
हम क्या दे रहे हैं? कृत्रिम उद्दीपक। क्या है? घंटी। और भोजन क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक। इनके मध्य जो सम्मेल होता है, ये समय कितना होना चाहिए? इसी क्रम को समझने के लिए क्रमिक क्रम कहा गया है। ये क्रमिक क्रम कितना होना चाहिए? 4-5 सेकंड के लगभग। प्रयोग करते समय भी ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। हमने घंटी बजा के छोड़ दी, भोजन आधे घंटे बाद दिया, तो ये क्या होगा? क्रमिक क्रम नहीं होगा, मतलब अपना अनुबंधन नहीं होगा। इनके मध्य एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। वो टाइम क्या है? 4 से 5 सेकंड। ये था पावलोव का शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। अब इन सिद्धांत को हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लागू कर सकते हैं, यह भी हम पढ़ेंगे, या शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कृत्रिम उद्दीपक देकर हम बच्चे को कोई गलत आदत है वो हम छुड़ा सकते हैं और अच्छी आदतों का जीवन में समावेश कर सकते हैं। बच्चा क्या है? अच्छी आदत, कोई कार्य अच्छा कार्य करेगा, हम उनको पुरस्कार देंगे या उनकी प्रशंसा करेंगे, तो बच्चा अच्छी आदत को अपने अंदर समायोजित कर लेगा। और अनुबंधन जैसे हम शुरुआत में जो शिक्षा देते हैं, क्या देंगे? कैसे कबूतर। क्या हुआ? कैसे कबूतर, ऐसे एप्पल। ये क्या हुआ? क्या है ये? कैसे कबूतर। कबूतर का अनुबंध हो गया। ये कैसे कबूतर नहीं होता, लेकिन बच्चे को क्या सिखाया हमने? कैसे कबूतर। कबूतर के साथ अप्राकृतिक या कृत्रिम अनुबंधन हो गया। अब ए से एप्पल, तो ए कहते ही बच्चे के मन में एप्पल की फोटो या एप्पल का चित्र आ गया। क्या हुआ? एप्पल से बन गया। हम जैसे कहेंगे ए से, तो बच्चा अपने आप बोलेगा एप्पल। क्या हुआ? ए के साथ एप्पल का अनुबंधन हो गया। और इसी अनुबंधन को पावलोव ने अधिगम कहा है, कि जब अनुबंधन होगा तो अधिगम होगा। क्या है? कोई प्राणी प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति क्रिया करता है या अनुक्रिया करता है, जिससे उसको उद्दीपक या लक्ष्य प्राप्त होता है। इसके कारण क्या होगा? एक अनुबंध बनता है, उसे ही अधिगम कहते हैं। जैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत कारगर है। कैसे हुआ? कैसे कबूतर, ऐसे एप्पल। ये एक प्राकृतिक नहीं है, ये एक कृत्रिम अनुबंधन हो गया। और इस अनुबंधन से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। जैसे चित्र को देखकर पढ़ाई करना, उसको देखकर हम पढ़ाई करेंगे मानचित्र को, तो हम भारत के या विश्व में किसी भी देश का नक्शा हम आसानी से समझ सकते हैं। ये था पावलोव का शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये सिद्धांत? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।